हेलो, नमस्कार साथियों। जीएस रिसर्च पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राज्यपाल की जो एक क्लास हमने कर ली है, उसी का पार्ट 2 आज हम ले रहे हैं। साथियों, ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि आगामी परीक्षाओं में हूबहू आपकी परीक्षाओं में रिवाइज होने की संभावना है। इसलिए आप इनको ध्यान से देखें ताकि इनके आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स में दे पाएँ। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य किन किन विषयों से संबंधित होंगे। यानी कि राज्यपाल विधान परिषद में जिन सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो किन विषयों से संबंधित होंगे। और हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से हमें नीचे कूट में चुनना है कि कौन सा आंसर सही है। एक पहला दिया गया है इसमें साहित्य, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है कला और चौथा दिया गया है सहकारी आंदोलन। साथियों, हमें ये पता होना चाहिए कि राज्यपाल विधानमंडल में जिन सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो किन क्षेत्रों से होने चाहिए। तो आप इन क्षेत्रों को अच्छे से ध्यान रखिए। इस क्वेश्चंस की अपन व्याख्या देखते हैं। साथियों, अनुच्छेद 171(3) इसको नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 171(3) यह कहता है, भारतीय संविधान में यह प्रावधान है 171(3) में कि राज्यपाल द्वारा जो हमारी विधान परिषद है, हमारी विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राजस्थान में विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। लेकिन अन्य कई राज्यों में विधान परिषद भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यह परीक्षा में पहले पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, ध्यान रखना है कितने सदस्य, तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये बनता है कि वो सदस्य किन क्षेत्रों से होंगे या किन विषयों से होंगे। तो साथियों, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि वो किन क्षेत्रों से होंगे। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको इसी क्रम में ध्यान रखना है। आजकल एग्जामिनर सब कुछ पढ़ने के बाद भी गलतियां यह कराते हैं कि इनका क्रम दे देते हैं और पूछते हैं कि भारतीय संविधान में इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले साहित्य, फिर कला, फिर विज्ञान, फिर समाज सेवा और उसके बाद अंतिम आएगा सहकारी आंदोलन। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि सबसे पहले साहित्य आएगा और सबसे अंत में सहकारी आंदोलन आएगा। तो इस प्रकार राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। और वो किन क्षेत्रों से होंगे, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। साथियों, इसके बाद जो ध्यान रखने वाला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 333। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, कौन सा, 104 नंबर का संविधान संशोधन होता है। और उसके माध्यम से यह बताया गया कि जो SC/ST का राजनीतिक आरक्षण, साथियों कौन सा आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन जो आंग्ल भारतीय का आरक्षण था, जैसे कि राज्यपाल एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, वो आरक्षण इस संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, अर्थात वह निष्प्रभावी हो गया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इनका जो आंग्ल भारतीय जो इनका जो आरक्षण था उसमें वृद्धि नहीं की गई, अर्थात वृद्धि नहीं की गई तो वह क्या हो गया, निष्प्रभावी हो गया। इस प्रकार हमारे क्वेश्चंस का आंसर हम देखते हैं। हमने देखा साहित्य बिल्कुल है, यहाँ पर क्रम नहीं पूछा हुआ है। विज्ञान बिल्कुल है, कला बिल्कुल है और सहकारी आंदोलन ये भी है। इस प्रकार हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सभी को इंगित करता हो, तो ऑप्शन डी जो ये कहता है कि उपर्युक्त सभी
विषय हैं जिनसे राज्यपाल सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और उसके अलावा कौन सा है, समाज सेवा। ये 5 विषय हैं जिनसे राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। साथियों, आपको मैं ध्यान रखने वाली बातें बता देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 1/6 सदस्य को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। उनके क्षेत्र क्या होंगे? ये 5 क्षेत्र याद रखिए। हम 300 अनुच्छेद 333 है उस वो अभी तो क्या निष्प्रभावी हो गया है, लेकिन और उसकी व्याख्या कर लेते हैं। अनुच्छेद 333 क्या कहता है कि विधानसभा जो हमारी है, क्या जो हमारी विधानसभा है उसमें क्या कर सकते हैं कि राज्यपाल जो हैं, गवर्नर जो हैं, क्या कर सकते, एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, ये भी याद रखिए, 2020 में हुआ था। इसमें क्या होता है, जो आंग्ल भारतीय हैं, आंग्ल भारतीय, जो आंग्ल भारतीय हैं उनका रिजर्वेशन तो क्या किया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया, अर्थात यह क्या हो गया, निष्प्रभावी हो गया। लेकिन जो एससी और एसटी का कौन सा आरक्षण था, राजनीतिक आरक्षण था, उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया साथियों, 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि 333 में जो राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत करने का जो पावर था वो समाप्त हो गया, अर्थात वो प्रावधान निष्प्रभावी हो गया। और 104 के माध्यम से एक काम ये ध्यान रखिए कि एससी एसटी का जो राजनीतिक आरक्षण है, अर्थात जो हमारे एमएलए एमपी जो होते हैं उनको जो रिजर्वेशन दे रखा है, अर्थात उन क्षेत्रों की जो सीटें होती है वो रिजर्व होती है, वो आरक्षण 2030 के लिए 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी एग्जाम में पूछा गया है, और इसके अलावा ये जो विधानसभा वाला है जो एक सदस्य को मनोनीत करते हैं, ये भी पूछा गया है। और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की जो 6 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको ध्यान रखिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न आज का क्या है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे जो कथन दिए गए उन पर विचार करना है। राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक, लिखा हुआ है ही, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए, क्या है, शक्ति प्राप्त है। अगला हमारा कथन क्या कहता है, राज्यपाल को मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को नियुक्त, और ये साथियों शब्द आप ध्यान रखिए, ये शब्द है यहाँ पर, ये शब्द पदमार्थ नहीं है, पदोन्नति है। क्या शब्द है साथियों, पदोन्नति। राज्यपाल को राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को नियुक्त व पदोन्नति करने की शक्ति प्राप्त है। एक शब्द क्या है, पदोन्नति। राज्यपाल सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करता है। साथियों, इस क्वेश्चंस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्या ऐसे होता है? राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। बिल्कुल, राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्ति प्राप्त हैं। राज्यपाल को मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन पदोन्नति करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसलिए हमारा ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राज्यपाल सदैव, साथियों ये सदैव शब्द ही क्या है, यहाँ इस कथन को गलत करता है। सदैव नहीं आता, यहाँ पर केवल ये लिखा होता कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करता है, तो ये कथन सही होता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है राज्यपाल सदैव, तो फिर राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियाँ कहाँ गई? इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाता है, गलत। अर्थात कथन 1 सही है, 2 और 3 गलत हैं। हमें क्या पूछा है, सही कथन बताइए। सही कथन हमारा कौन सा हो जाएगा, सही कथन हमारा हो जाएगा केवल 1,
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो उसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्धियां एवं भत्ते दे होंगे। साथियों यह दे पे क्या आएगा, यहाँ पे दे शब्द है, टाइपिंग मिस्टेक है, दे होंगे। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री के निर्णयानुसार, राज्यपाल की इच्छा अनुसार, उक्त दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के आपसी निर्णयानुसार, उक्त दोनों राज्यों के बीच राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित अनुपात में दे होंगे। साथियों करते हैं इसका अच्छे से पोस्टमार्टम और देखते हैं हमारा जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था कब हुआ था, 1956 में। ये साथियों क्या कहता है कि किसी एक व्यक्ति को हम दो राज्यों का, दो स्टेट का क्या बना सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं, ये कहता है। इसके बाद बताया गया कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे, इस जो एक व्यक्ति को हमने दो राज्यों का राज्यपाल बनाया है उसके वेतन और भत्तों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। साथियों इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, जब एक व्यक्ति को दो राज्यों का, दो स्टेट का क्या बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो उनके वेतन, भत्ते, उपलब्धियां और उनकी सुविधाएं क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री के निर्णय अनुसार नहीं, राज्यपाल की इच्छा अनुसार नहीं, उक्त दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के आपसी निर्णयानुसार नहीं, उक्त दोनों राज्यों के बीच राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित अनुपात में, बिल्कुल सही। कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखिए कि जब कोई व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन और भत्ते और उनकी जो उपलब्धियां होगी उनका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में संवैधानिक आपातकाल, कौन सा आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। साथियों इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 356। राज्यों में जो संवैधानिक आपातकाल लगता है वो कौन से अनुच्छेद से लगता है, अनुच्छेद 356। हमारा जो 360 है वो किससे संबंधित है साथियों, वित्तीय आपातकाल। किससे संबंधित है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और जो हमारा 352 है वो किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। साथियों अनुच्छेद ध्यान रखिए, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, 356 में संवैधानिक आपातकाल, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये भी इसमें कई बार क्वेश्चंस में लिखा आता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण जो आपातकाल लगता है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो 356 में। और अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। इसको अच्छे से ध्यान रखिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसमें बता रखा है कि जो अनुच्छेद 201 है उसमें कोई विधेयक जो होता है को राष्ट्रपति के अनुमोदार्थ भेजना। साथियों जब कोई विधेयक जो होता है, जो कोई विधेयक अगर होता है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, विधानसभा से क्या होता है, पारित होता है, फिर विधान परिषद से पारित होता है, उसके बाद किसके पास आता है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर के पास आता है। और गवर्नर इसको किसके लिए सुरक्षित, राष्ट्रपति के अनुमोदार्थ के लिए भेजता है। तो वो किस में भेजता है,
अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजता है। अनुच्छेद 356 अपने देखा कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन, जिसे हम क्या बोलते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन अगर की अनुशंसा कौन से 356 अनुच्छेद में कौन करता है, गवर्नर करता है। कौन करता है साथियों, गवर्नर करता है। अनुच्छेद 174 विधानसभा को समय से पूर्व विघटित कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, गवर्नर कर सकता है। और इसका अनुच्छेद ध्यान रखिए कौन सा है साथियों, 174। इस प्रकार ये तीनों अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन राज्यपाल से संबंधित हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखिए। अनुच्छेद 201 विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ भेजना। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। अनुच्छेद 174 विधानसभा को समय से पूर्व विघटित करना। इससे पहले हमने देखा था पहली क्लास में कि विधानसभा के सत्रावसान और विधानसभा के सत्र आहूत कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन विधानसभा को स्थगित कौन करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिए। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 153 से 163 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 1956 के बाद एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कब, 1956 के बाद एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बना सकते हैं, राज्यपाल बनाया सकते हैं। साथियों एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं, इसके बाद दोबारा क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारी जो राज्य कार्यपालिका है उसका संविधान के कौन से भाग में प्रावधान किया गया है साथियों, तो भाग 6 में इसका प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद अगर पूछे तो अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का प्रावधान है। राज्यपाल राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल को क्या कहा जाता है, क्योंकि समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। ऐसा हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 154 कहता है। और प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, वैसे ही राज्य के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। साथियों एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है बीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010। उच्चतम न्यायालय के इस वाद में राज्यपाल को मनमाने ढंग से हटाने पर क्या लगाई है, रोक लगाई गई है। इस प्रकार हम इसमें देख लेते हैं कि एक तो हमें क्या याद रखना है, भाग 6 याद रखना है, जिसमें राज्य कार्यपालिका के बारे में, राज्य सरकार के बारे में भाग 6 में बताया गया है। और अनुच्छेद 153 से 167 में हमारे जो राज्य की कार्यपालिका है उसके बारे में विस्तार से प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद हम एक बार क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। साथियों संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 153 से 167 भाग 5, ये बात कौन क्या है साथियों, गलत है। 163 ये सही है, राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया। यानी कि कुल मिलाकर पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत, क्योंकि भाग 5 लिख रखा है। यदि वहाँ पे भाग 6 लिखा होता तो ये हमारा कथन क्या हो जाता, सही हो जाता। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ये बात साथियों क्या है, बिल्कुल सही। 1956 के बाद एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। साथियों 1956 में क्या हुआ था, 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 हुआ था। और इसके माध्यम से क्या प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का क्या बना सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का राज्यपाल बना सकते हैं। मतलब 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। ऐसा प्रावधान कब किया गया, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में किया गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि 1956 के बाद ऐसा हो गया कि 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल बनाया जा सकता है।
तो ये बात भी हमारी क्या हो गई, सही। तो साथियों इस प्रकार इस क्वेश्चंस का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक हमारा गलत हो गया, दो हमारा सही है और तीन भी सही है। तो कथन सत्य हमें पूछा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, दो और तीन, ऐसा हमारा कथन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक और दो सही हैं। साथियों अब हम राज्यपाल को एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, जिसमें आपको जैसे मैं बताता हूँ वैसे आपको क्या करना है, आर्टिकल याद रखने हैं। आपको एक शब्द याद रखना है, राज्यपाल। क्या याद रखना है, राज्यपाल, फिर कार्य, फिर नी, फिर का, फिर य। साथियों राज्यपाल इधर लिख देना है 153। 153 में क्या बता रखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसमें फिर क्या होता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, कब होता है, 1956 में होता है। और इसमें क्या बताया, इसमें यह बताया कि दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। और अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, गवर्नर में निहित होगी। और इस गवर्नर को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वह कौन होगा साथियों, सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। अर्थात मुख्यमंत्री, एक इनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, सीएम होगा। ये कहाँ पर लिख रखा है, अनुच्छेद 154 में। इसके बाद अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पद से संबंधित क्या है साथियों, राज्यपाल के पद से संबंधित शर्तें बताई गई हैं। और अनुच्छेद 159 में क्या बताया गया है, राज्यपाल की शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है साथियों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का जो चीफ मतलब चीफ जस्टिस जो होता है वो दिलाता है। लेकिन मान लो ये नहीं है तो कौन दिलाएगा, अगर हाई कोर्ट का जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम जो जज होगा, वो क्या करेगा, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। इसके बाद हमने 161 में क्या पढ़ा, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। क्या पढ़ा, समाधान की शक्ति। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं, मृत्युदंड की सजा जो होती है उसे क्या कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल जो दंड मिलता है उसमें उससे कम ज़्यादा उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड की सजा केवल राष्ट्रपति द्वारा माफ की जा सकती है। अर्थात मृत्युदंड के मामलों में समाधान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो आप इन बातों को अच्छे से ध्यान रखिए। और ये क्वेश्चंस इतने शानदार क्वेश्चंस हैं कि आपकी आगामी परीक्षाओं में हूबहू ये रिपीट होने की संभावनाएं हैं। आप इनको अच्छे से लिखिए और अच्छे से ध्यान रखिए ताकि आप इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से दे पाओ। साथियों हम कल नया टॉपिक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। साथियों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी क्लासें आपको लगातार मिलती रहें। और हम आगामी समय में बहुत अच्छे प्रयास आपकी परीक्षाओं के लिए करेंगे ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।